हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हम इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझकर कंप्लीट कर चुके हैं। और अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के अंत में दी गई एक्सरसाइजेस को। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एक्सरसाइजेस पार्ट 1। तो जैसा कि हम सभी को पता है, इस चैप्टर के अंत में दी गई है एक्सरसाइजेस। अब इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट 11 क्वेश्चंस को। अब इन 11 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस सब्जेक्टिव टाइप है। तो चलिए पढ़ लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है इस रिएक्शन के लिए। इस क्वेश्चन में हमें ये रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन के बेसिस पे 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इस रिएक्शन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले इस रिएक्शन की इक्वेशन को रीड करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है जो लेड ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और बनता है लेड और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो चलिए सबसे पहली स्टेटमेंट को रीड करते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इस स्टेटमेंट में लिखा है कि जो लेड है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि उसकी रिडक्शन हो रही है। अब क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, क्योंकि जो लेड है वो एक प्रोडक्ट है और हमेशा जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है रिएक्टेंट्स का होता है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जो अगेन एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन के बाद बन रहा है। अब थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जो कार्बन है उसमें रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जो एकदम करेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है रिएक्शन के दौरान। अब लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। जो लेड ऑक्साइड है उसकी रिडक्शन हो रही है, यानी कि लेड ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है और रिएक्शन के बाद बन गया है लेड, जो एकदम करेक्ट है। आप देख सकते हैं इन चारों स्टेटमेंट्स में जो पहली 2 स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, ए एंड बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें केमिकल इक्वेशन दी हुई है और हमें बताना है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ। हमें बताना है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्शन हो रहा है वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है। तो चलिए सबसे पहले इस केमिकल इक्वेशन को रीड करते हैं। इसमें लिखा है कि जो फेरिक ऑक्साइड है यानी कि Fe2O3 है, वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसके बाद बन रहा है Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड Fe यानी कि आयरन। अब हमें बताना है कि इनमें से ये किसका एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो एल्यूमिनियम है उसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है और बन गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमने समझा था कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर।
अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट HCl को आयरन फिलिंग्स में ऐड किया जाता है तो क्या होता है। हमें इनमें से करेक्ट आंसर को टिक करना है। अब पहले ऑप्शन में दिया है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। दूसरे ऑप्शन में लिखा है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। तीसरे ऑप्शन में लिखा है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस और आखिरी ऑप्शन में लिखा है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना बहुत जरूरी है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था कि जो आयरन है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। सो इस रिएक्शन में जो आयरन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा आयरन क्लोराइड। अब जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज होगी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। What is a balanced chemical equation? Why should chemical equations be balanced? अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में पूछा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना चाहिए। अब जैसा कि आपको याद होगा हमने समझा था केमिकल इक्वेशंस में अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं तो वो इक्वेशंस बैलेंस्ड होती हैं। अब साथ ही हमने समझा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमें बताता है कि रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन 4। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जिसमें लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इन स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में और उसके बाद इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो चलिए सबसे पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब इस स्टेटमेंट में लिखा है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर बना रही है अमोनिया। सो इस स्टेटमेंट को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो वो कुछ ऐसी दिखेगी जिसमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2 और नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो नाइट्रोजन है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है यानी कि जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो जब H2 N2 के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है अमोनिया यानी कि NH3। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और आपको याद होगा हमने समझा था कि अगर केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं लेकिन राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस्ड है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसके 2 एटम्स हैं लेकिन राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन का एक ही एटम है। सो इसका मतलब इस इक्वेशन में नाइट्रोजन भी अनबैलेंस्ड है। सो इस इक्वेशन में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे जो अमोनिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब चलिए इस इक्वेशन को चेक करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे आप चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन के 6 ही एटम्स हैं। सो इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं।
सो इसका मतलब अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इस स्टेटमेंट में लिखा है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो एयर में बर्न होती है तो बनता है वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब इस स्टेटमेंट को जब हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखी जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ एटम्स LHS और RHS में सेम है या फिर नहीं, और उसके बाद हमें बैलेंस करना है। सो यहाँ पर LHS में हाइड्रोजन के आप देख सकते हैं 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं। सो इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पे सल्फर का 1 एटम है और राइट हैंड साइड पे भी सल्फर का 1 ही एटम है। सो सल्फर इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं लेकिन राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। सो इसका मतलब इस इक्वेशन में ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में सल्फर डाइऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और H2O को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके बाद ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब चलिए थर्ड स्टेटमेंट को रीड करते हैं, जिसमें लिखा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। अब इस स्टेटमेंट में बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ तो मिलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और एक प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का। अब इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, जिसमें BaCl2 will react with Al2SO4 whole thrice and will give AlCl3 plus BaSO4। अब इस इक्वेशन में हमें नंबर ऑफ एटम्स को चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम बेरियम के नंबर ऑफ एटम्स को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम का 1 एटम है और राइट हैंड साइड पे भी बेरियम का 1 ही एटम है, तो बेरियम बैलेंस्ड है। क्लोरीन के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे 3 एटम्स हैं, इसका मतलब क्लोरीन अनबैलेंस्ड है। एल्यूमिनियम के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एटम्स हैं बट राइट हैंड साइड पे 1 ही एटम है, एल्यूमिनियम भी अनबैलेंस्ड है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे सल्फर के कितने एटम्स हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे सल्फर के 3 एटम्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 3 है वो सल्फर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे सल्फर के 3 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड पे 1 एटम है, सो सल्फर भी अनबैलेंस्ड है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 12 एटम्स है, राइट हैंड साइड पे 4 एटम्स है, सो यहाँ पर ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम बेरियम क्लोराइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो बेरियम सल्फेट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके बाद ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सो अभी तक हमने 3 इक्वेशंस को अच्छे से समझकर बैलेंस कर लिया है। अब चलिए लास्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इस स्टेटमेंट में लिखा है कि जो पोटेशियम है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। अब इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अब चलिए नंबर ऑफ एटम्स को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे पोटेशियम का 1 एटम है जो कि बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, सो इसका मतलब हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन का 1 एटम है और राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन का 1 ही एटम है, सो इस इक्वेशन में सिर्फ हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
और राइट हैंड साइड पे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि जो KOH है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके बाद ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अब इस क्वेश्चन में हमें 4 केमिकल इक्वेशंस दी गई हैं और इन चारों इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन को देखते हैं। अब इस इक्वेशन में HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है उसका रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसके बाद बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। अब इस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स को चेक करते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं। हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन का 1 एटम है और राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं। नाइट्रोजन भी अनबैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 5 एटम्स हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं। सो इसका मतलब ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम का 1 एटम है और राइट हैंड साइड पे भी कैल्शियम का 1 ही एटम है। सो इस इक्वेशन में कैल्शियम के अलावा जो भी एटम्स हैं वो सब अनबैलेंस्ड हैं। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम HNO3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में जो वाटर है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके बाद ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। अब इस इक्वेशन में NaOH जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट एंड वाटर। अब इस इक्वेशन में सोडियम के 1 ही एटम है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सोडियम के 2 एटम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 5 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन के 5 एटम्स हैं। सो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे सल्फर का 1 एटम है और राइट हैंड साइड पे भी सल्फर का 1 ही एटम है। सो इस इक्वेशन में ऑक्सीजन और सल्फर बैलेंस्ड है, लेकिन बाकी एटम्स अनबैलेंस्ड है। सो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर NaOH को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे H2O को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके बाद आप देख सकते हैं ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन में NaCl जब AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है AgCl प्लस NaNO3। अब इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम का 1 एटम है और राइट हैंड साइड पे भी सोडियम का 1 ही एटम है। इसका मतलब सोडियम बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन का 1 एटम है और राइट हैंड साइड पे भी 1 ही एटम है। सो इसका मतलब क्लोरीन भी बैलेंस्ड है। अगर मैं बात करूं सिल्वर की तो लेफ्ट हैंड साइड पे Ag का 1 एटम है और राइट हैंड साइड पे भी 1 ही एटम है। और जो नाइट्रोजन है उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम सेम है, जो कि है 1। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी 3 ही एटम्स हैं। सो इसका मतलब इस इक्वेशन में हर एक एटम बैलेंस्ड है। सो ये केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन में जो BaCl2 है यानी कि जो बेरियम क्लोराइड है वो रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसके बाद बन रहा है BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेरियम का लेफ्ट हैंड साइड पे 1 एटम है और राइट हैंड साइड पे भी 1 ही एटम है। सो इसका मतलब बेरियम बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पे क्लोरीन का 1 ही एटम है। सो इसका मतलब क्लोरीन अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एटम्स हैं बट राइट हैंड साइड पे 1 एटम है। सो हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड है। सल्फर के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं
और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी 4 ही एटम्स हैं। सो यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब इस इक्वेशन को कंप्लीटली बैलेंस करने के लिए हम इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके बाद ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इन रिएक्शंस की हमें केमिकल इक्वेशंस लिखनी है और उसके बाद इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो चलिए सबसे पहला रिएक्शन रीड करते हैं। इस रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसके बाद बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब इस रिएक्शन को हम इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अब चलिए ये चेक करते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या फिर नहीं। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे कैल्शियम का एक एटम है और राइट हैंड साइड पे भी एक ही एटम है। कैल्शियम बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी 4 ही एटम्स हैं। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और राइट साइड पर भी हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे एक कार्बन है और राइट साइड पर भी एक ही कार्बन है। इसका मतलब इस इक्वेशन में सारे एटम्स बैलेंस्ड है और ये केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को रीड करते हैं, जिसमें जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ और बन रहा है जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब चलिए जिंक के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर एक जिंक का एटम है और राइट साइड पर भी एक ही जिंक एटम प्रेजेंट है। जिंक बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पर जो Ag है यानी कि जो सिल्वर है उसका एक ही एटम है और राइट साइड पर भी एक ही एटम है। सिल्वर भी बैलेंस्ड है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर एक नाइट्रोजन है और राइट हैंड साइड पर 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन अनबैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पर 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पर 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इस इक्वेशन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम सिल्वर नाइट्रेट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे जो सिल्वर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके बाद ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन में जो एल्यूमिनियम है वो कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसके बाद बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। इसकी केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। अब एल्यूमिनियम के लेफ्ट हैंड साइड पर एक एटम है और राइट हैंड साइड पर भी एक ही एटम है। एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पर कॉपर का एक एटम है और राइट हैंड साइड पर भी एक ही है। कॉपर भी बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पे क्लोरीन के 3 एटम्स हैं। इस इक्वेशन में क्लोरीन अनबैलेंस्ड है। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉपर क्लोराइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड पे जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो कॉपर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके बाद ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब लास्ट रिएक्शन में जो बेरियम क्लोराइड है वो पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसके बाद बन रहा है बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। अब इसकी केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, जिसमें जो बेरियम है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर एक एटम है और राइट हैंड साइड पर भी एक ही एटम है। इस इक्वेशन में बेरियम बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं एक ही एटम है। इस इक्वेशन में क्लोरीन अनबैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पर पोटेशियम के 2 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड पर एक एटम है। पोटेशियम भी अनबैलेंस्ड है। अगर मैं बात करूं सल्फर की तो दोनों साइड्स पे सल्फर बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन के 4 एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर भी 4 एटम्स है। इस रिएक्शन में पोटेशियम और क्लोरीन अनबैलेंस्ड है, जिनको बैलेंस करने के लिए हम सिंपली
राइट हैंड साइड पे पोटेशियम क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। अब इस क्वेश्चन में हमें 4 अलग अलग रिएक्शंस दिए गए हैं। हमें सबसे पहले इन रिएक्शंस को इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इनको बैलेंस करना है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखने के बाद हमें ये पहचानना है कि ये कौन से टाइप के रिएक्शन है। तो सबसे पहले रिएक्शन में पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है बेरियम आयोडाइड के साथ, जिसके बाद बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। अब इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। अब चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे पोटेशियम का एक एटम है और राइट हैंड साइड पे भी पोटेशियम का एक ही एटम है, सो इसका मतलब पोटेशियम बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रोमीन का एक एटम है और राइट हैंड साइड पर ब्रोमीन के 2 एटम्स हैं। ब्रोमीन अनबैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो बेरियम है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है और जो आयोडीन है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एटम्स हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पे एक ही एटम है। सो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम सिंपली पोटेशियम ब्रोमाइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे पोटेशियम आयोडाइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके बाद ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। अब चलिए आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। इनिशियली जो पोटेशियम था वो ब्रोमीन के साथ बॉन्डेड था और जो बेरियम था वो आयोडीन के साथ बॉन्डेड था, लेकिन रिएक्शन के बाद जो आयंस हैं वो एक्सचेंज हो गए हैं, यानी कि जो पोटेशियम है उसने आयोडीन के साथ बॉन्ड बना लिया है और जो बेरियम है उसने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लिया है। और हमने समझा था ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ये रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्शन में जिंक कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो रहा है जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, जिसमें जिंक का एक एटम है लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर भी एक ही एटम है। लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन का एक एटम है और राइट हैंड साइड पे भी कार्बन का एक ही एटम है। सो इसका मतलब जिंक और कार्बन बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। सो इसका मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब चलिए पहचानते हैं ये कौन सा रिएक्शन है। अब इसमें सिंगल रिएक्टेंट है जो 2 प्रोडक्ट्स बना रहा है। सो ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, ऐसे रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। सो इसकी केमिकल इक्वेशन होगी H2 plus Cl2 will give HCl। अब इस इक्वेशन में जो हाइड्रोजन है उसके 2 एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पर एक ही एटम है और क्लोरीन के भी लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे एक ही एटम है। सो इसको बैलेंस करना काफी इजी है, क्योंकि सिंपली हमें हाइड्रोजन क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट ये रिएक्शन किस टाइप का है? अब इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब चलिए लास्ट रिएक्शन रीड करते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और उसके बाद बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो इसकी इक्वेशन होगी मैग्नीशियम यानी कि Mg plus HCl will give MgCl2 plus H2। अब इस इक्वेशन में मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक हाइड्रोजन एटम है और राइट हैंड साइड पर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। सो हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है और क्लोरीन के लेफ्ट हैंड साइड पर एक ही एटम है और राइट हैंड साइड पर 2 एटम्स हैं। सो इसका मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन अनबैलेंस्ड है।
सो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके बाद ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब हमें पहचानना है ये कौन सी टाइप का रिएक्शन है। सो इस इक्वेशन में जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, जिसके बाद बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। सो इस रिएक्शन का नाम होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, और साथ ही हमें इन दोनों रिएक्शंस के एग्जाम्पल भी देने हैं। तो जैसा कि हमने समझा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें बाहर यानी कि एनवायरनमेंट में हीट रिलीज होती है। अब इस रिएक्शन के हमने बहुत से एग्जाम्पल्स पढ़े थे, जिसमें से एक एग्जाम्पल था बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमने समझा था वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। इस रिएक्शन का एग्जाम्पल था ब्रेकडाउन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो क्विकलाइन यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेकडाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सो ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें लिखा है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों समझा जाता है, हमें एक्सप्लेन करना है। अब जैसा कि हमने अभी समझा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें बाहर एनवायरनमेंट में हीट रिलीज होती है। अब रेस्पिरेशन आपको याद होगा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड्स हैं ब्रेक होते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उसी हीट को यूटिलाइज करके हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। सो रेस्पिरेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसीलिए इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर किया जाता है। सो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। Why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equations for these reactions. अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि decomposition reactions को combination reactions के opposite क्यों बोला जाता है, और साथ ही हमसे बोला गया है कि इन दोनों reactions की हमें equations भी लिखनी है। तो आपको याद होगा हमने समझा था डीकंपोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो उसका एकदम ऑपोजिट होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। इसीलिए ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। सो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ हमारे 11 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो इस वीडियो में हमने सॉल्व करे फर्स्ट 11 क्वेश्चंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को मिलकर आंसर करेंगे। थैंक यू।